नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल आपके दिमाग में डेफिनेटली अभी उठ रहा होगा कि देखो, तैयारी तो हमने कर ली, पर ऐसे कोई टॉपिक्स हमें कोई बता दे जिसके चलते अगर हम उन टॉपिक्स को देख ले तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, थोड़ा और पुश मिल जाएगा। और या फिर आप हो सकता है कि आपने तैयारी अभी रिसेंट टाइम में स्टार्ट की हो, तो आपको यूं महसूस हो रहा हो कि कुछ ऐसे टॉपिक बता दो भाई, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो, जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं। साथ ही साथ पीवाई क्यूज को जब एनालाइज करते हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स रिपीटेशन पे यूपीएससी के द्वारा यूज किए जा रहे हैं क्वेश्चन को फ्रेम करने में। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इसी तरीके के टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं। कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में टू द पॉइंट बात कर लूं और किस तरीके से वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बता दूं। ठीक है, तो आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर ले करके। ठीक है, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे क्लासेस लेता हूं उनकी पीडीएफ्स वहीं पे आपको शेयर किया करता हूं। अब देखो, बात कुछ ऐसी है, सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के लिए विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में इलेक्शन कमीशन, फाइनेंशियल कमीशन, एनएचआरसी जैसी स्टैट्यूटरी बॉडी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इनके बारे में आपको जरूर से पढ़ लेना है। अगर इनमें से कोई टॉपिक आपका छूटा हुआ है अभी तक की तैयारी में, तो इस टॉपिक को तो आप जरूर कर लेना जो बच रहा है इनमें से। क्यों? अब आप देखो, फंडामेंटल राइट्स तो इतना ज्यादा प्यारा है यूपीएससी का कि पूछो मत, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग के पार्ट है। ठीक है, सिटीजनशिप से भी क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट। इंडिया एज ए यूनियन जो हम देखते हैं वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, बट पॉइंट इज ज्यादा कहां से चांसेस है। तो आपको फंडामेंटल राइट्स में आप उठा करके देखोगे तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि बार बार हमें एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। जैसे एक तो रिट का जो क्वेश्चन है, आप खुद देखो 2024 प्रीलिम्स में है स्ट्रेट। इसी तरीके से 2022 प्रीलिम्स में रिट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये जो हमारे पास में रिट्स आती है, मैंडम, सर्टियोरिटी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, इनके बारे में बेसिक्स का हमें पता होना चाहिए। मैं अगेन बोल रहा हूं कि बेसिक्स का आपको पता होना जरूरी है। प्लस आप लेटेस्ट क्या कोई रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि आर्टिकल 21 है ना, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के इनके कई जजमेंट्स ऐसे आते रहते हैं जो कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल को बहुत एक्सपेंड कर चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 और 21 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चंस की आप देखो यहाँ पे, आर्टिकल आपका ये, मैं मोटी बात कर रहा हूं फंडामेंटल राइट्स का, इसमें देख लो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड, कि भाई कोई चेंज आया है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के आधार पर और उसमें किसी फंडामेंटल राइट में चेंज किया गया है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनमें अनटचेबिलिटी वाला पॉइंट बोल लिया, देखो आर्टिकल 17 के अंडर में अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है। तो जो ब्रॉडर थीम दी हुई है मेजर, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, फिर उसके बाद में राइट टू रिलीजन, ठीक है, कल्चरल आपके राइट्स हो जाते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिनको रिट्स बोलते हैं, उस अम्ब्रेला टर्म के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और उनमें फिर आर्टिकल्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अब आर्टिकल 21 को लेकर के ये देखो आप, 2021 2019 सीधे क्वेश्चंस। बस फर्क इतना सा है कि कोई लेटेस्ट कोई आप कह सकते हो कि जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बेसिस पर क्वेश्चन आ गया। तो आपको क्या करना है, देखो फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से, जो बेयर कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, रीसेंट कोई इंटरप्रिटेशन आए हो वो जरूर देख लेना है। आपके पास जो भी सोर्स है, मैं सोर्स चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, जो भी आपके पास सोर्स है जिनसे आपने ये कवर किए हैं, इनको आप कंठस्थ कर लेना भाई, इनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज में डिफरेंस क्या है ना, ये बेसिक चीजें हैं। ये कई बार कंफ्यूज कर देती हैं जब हम रिवाइज प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं, बट इन चीजों को हमें देखना है। एनएचआरसी के बारे में देख लेना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आप यहां पर देख सकते हो डीपीएसपी से बेस्ड क्वेश्चन, जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनसे बेस्ड क्वेश्चन, वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये किस चीज का वायलेशन करती है, इनमें से कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसका वायलेशन करता है। इन चीजों को जब आप बारीकी से देखते हैं, क्योंकि डीपीएसपी को जब आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तब ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी कि अच्छा ये चीज ऐसे है। मतलब आप जो नहीं सोच सकते वैसे भी बेसिक क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, समझ रहे हैं बात को। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको कहां पर दिखाई पड़ता है जी। और पार्ट 4 जो है, जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, उनसे रिलेटेड ये 3 स्टेटमेंट है, शैल बी एनफोर्सेबल, मतलब
एंगल कुछ भी हो, मोर और लेस आपका जो टॉपिक है दैट इज डीपीएस, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उससे बेस सीखते क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल पीस के प्रमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंट को कंजर्व करने से रिलेटेड, और इसके अलावा इससे संबंधित 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपको जैसे डीपीएस भी देखो तो 42वां संविधान में जो संशोधन लाया गया था इमरजेंसी पीरियड में 1976 में, क्या क्या चीजें चेंज की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएस के अंडर में, वो हमें जरूर देख लेनी है। फिर आ जाओ आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की अगर बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज में सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहां पर आपको प्रोविजन दिखेगा? सीधे क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड कि भाई कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की हुई है। ये जो ड्यूटीज आपको ध्यान है 1976 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट जो था उसके तहत ऐड किया हुआ था। तो ऐसे में 42nd अमेंडमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को आपको एकदम सम अप करवा दूं, है ना, इतना ही 15-20 मिनट के अंदर अंदर, जिससे आप इजीली कर सके। ठीक है, तो यहां देखो फंडामेंटल, ध्यान रखें फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। यहां पर आ जाओ ये डिलिमिटेशन कमीशन से, अगेन इलेक्शन से रिलेटेड सीधा क्वेश्चन, ये एनएचआरसी से रिलेटेड क्वेश्चन 2023 में। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं, अगर हम नाम याद करें तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में 9 नंबर का अमेंडमेंट, 14th, 21st, 7th, 9th, 14th, 24th, 26th, 34th, 42, 44, 71 और लेटेस्ट जो आए हुए हैं जिनके बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो। तो ऐसे में अमेंडमेंट से रिलेटेड आपको प्रोसेस क्या होता है पार्लियामेंट में, आर्टिकल 368 कैसे काम करता है, कौन कौन सी चीजों को हम अमेंड कर सकते हैं, कौन कौन सी किस तरीके की हमें मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है। तो आपका जो सोर्स है ना, अगेन वहीं पर जाकर के मेजर अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके प्रोसेस को ध्यान से देख लेना है, दैट्स इट। राज्यसभा लोकसभा की पावर को लेकर के प्रोविजन, ठीक है, ये बेसिक्स है। ठीक है, कि राज्यसभा लोकसभा की दोनों की पावर कहां पर एक जैसी दिखाई पड़ती है, ऑल इंडिया सर्विस, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करना, गवर्नमेंट को रिमूव करना, कट मोशन लाना, तो आपको सीधा यहां पर दिखाई पड़ेगा कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिशर्स के टाइम के आपके एक्ट्स हैं, जैसे आपका 1909 और 1919 का जो एक्ट है, 1935 एक्ट है, ये तीनों एक्ट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। बट इसके अलावा भी आपने कई एक्ट्स और देखे हैं, ठीक है, 13 का है, 1813, 1831, वो एक्ट्स भी आपको मोटी मोटी ब्रीफिंग ले लेनी है। अगर लक्ष्मीकांत की बात करूं तो पहला चैप्टर इससे रिलेटेड ही है ना। और वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट भी बन जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ो, विपिन चंद्रा पढ़ो, आपके पास में जो भी बुक है ना जिससे आपने पढ़ाई की है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिससे आपने पढ़ाई की है वहां पर ध्यान से पढ़ लेना, उसी को पेज पे जाकर के अगेन रिवाइज कर लो उसको जल्दी से, ठीक है। और स्पेक्ट्रम में तो लास्ट में आपको पता है ना ब्रीफिंग भी आती है, जो समरी आती है, वो बड़ी हेल्पफुल होती है रिवीजन के टाइम पे। लास्ट टाइम जाने से पहले अब रिवीजन टाइम ही है, डेफिनेटली उनको कवर करके जाओ। इसके अलावा देखो उस टाइम की कमिटीज कुछ बने हुए हैं, जैसे रेले कमीशन का नाम सुना होगा, हंटर कमीशन, सार्जेंट प्लान, ये कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे आए थे, कमिटीज थी वो बनी थी, तो उनको हमें जरूर से देख लेना है, क्योंकि इनका पूरा असर हमें इंडिपेंडेंस के बाद में भी हमारे सिस्टम्स पर देखने को मिलता है। फिर आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो आपको बुक्स और उन बुक्स के ऑथर्स के बारे में जरूर देख लेना है, और उसमें भी स्पेसिफिकली बुद्धिज्म, जैनिज्म, और थोड़ा बहुत अगर आप जाओ तो हमारे सदर्न स्टेट्स जो थे, सदर्न एम्पायर्स थी, उस टाइम पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स और कौन कौन से लिटरेचर्स आई थी, जैसे संगम लिटरेचर का आपने नाम सुना होगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनमें आपको क्या अभी देखने की जरूरत है, अगर छूटा हुआ है या फिर जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो ये टॉपिक्स आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें आप बुक्स और उनको लिखने वाले ऑथर से रिलेटेड, अब आप खुद देख सकते हो ये क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे हुए हैं, ठीक है। जैनिज्म और बुद्धिज्म तो वैसे ही यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसे में आप ध्यान रखें। फिर आ जाइए कुछ और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक। तो देखो साउथ इंडिया में जो हमारी डायनेस्टीज हुई है, चोला, चेरा, ये जो अलग अलग, उनका आपको पूरा एक क्रोनोलॉजी अच्छे से देख लेनी है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, और उसी में थोड़ा थोड़ा सा आपको ये देख लेना है कि किंग्स कौन कौन से थे, हल्का फुल्का, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको क्रोनोलॉजी सेट करने में पता पड़ेगा कि रिलेशनशिप कैसे उनके बीच में स्टैब्लिश थी, किसके टाइम पे कौन सा था, तो उससे हेल्प मिल जाएगी एक दूसरे के रेफरेंस में। तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। साथ ही साथ अभी रिसेंट टाइम में आपको पता है मिनरल्स को इनको लेकर के बड़ा कंपटीशन चलता रहता है, चाइना, यूएस, हर कोई मिनरल रिसोर्सेज के लिए। अब ट्रंप का आपको खुद को पता होगा कि यूक्रेन को कहा कि भाई
हमने तुम्हें इतनी सहायता कर दी, हमें तुम्हारी ये जो पर्टिकुलर एरिया, जो मिनरल रिच एरिया है, उसका इतना हिस्सा हमें चाहिए। तो मारामारी रिसोर्सेज की है, और उसमें भी क्या है कि आज के टाइम पर जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसके अंदर कौन से मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर पा रहे हैं, कहां से, तो वो एक अलग ही तरीके की इंपॉर्टेंस यहां पे क्रिएट हो जाती है, समझे। तो यहां पर आपको क्या कर लेना है कि एनवायरमेंट, ये जो लिथियम, कोबाल्ट, गोल्ड, इन जैसे जो न्यूज में अभी रिसेंट टाइम में जो भी मिनरल्स हैं ना, इनके बारे में एक तो स्टडी, प्लस आपको हमेशा ये देख लेना है कि उनके इंडिया में कहां पर रिजर्व्स हैं, थोड़ा सा वो भी ध्यान रख लेना है। तो दोनों एंगल से समझ गए। फिर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का स्पीसीज का वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। वेटलैंड्स और रिवर्स भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बट अगेन मैं आपको बता दूं कि आपने अपना खुद का कोई सोर्स तैयार कर रखा है तो वहां से इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, रिवीजन इनका जरूर होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट डेवलपमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी बेसिक्स को आपको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ नया न्यूज में आया है वो आपको ध्यान रखना है। इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं, आपको ध्यान है ना। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जिस तरीके से हमारे खुद के इंडिजीनियसली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाहे फिर वो ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, फाइटर जेट्स हो, हर एक चीज को हमने बिल्कुल मार गिराया है। तो ऐसे में इंडियन डिफेंस सिस्टम अब की बार इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है जी। क्योंकि अब आप सोचोगे कि सर पेपर तो कब बना होगा, देखो 25 तारीख का आपका एग्जाम है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर गणित भी लगाओगे तो मान लो 11 तारीख को आपका पेपर तैयार हो रहा है, फिर भी ऑपरेशन सिंदूर तो कंडक्ट हो चुका था, तो हम इसको हल्के में नहीं ले सकते इन चीजों को, राइट। इसके अलावा न्यू प्लानिंग की क्या हम तैयारी अभी चल रही है हमारी सिविलियन पर्पजेस के हिसाब से, है ना, कि हम कहां पर किस तरीके की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। थोरियम, यूरेनियम, इनका आइडिया, चंद्रयान स्पेस, इसरो के द्वारा जो मिशन लॉन्च हो रखे हैं उनका हमें रिसेंट टाइम के पिछले एक साल के जितने भी इंपॉर्टेंट है वो देखो, या ज्यादा से ज्यादा जो मेन मेजर हाईलाइटेड है, गगनयान हो गया, चंद्रयान हो गया, उनके बारे में डेडलाइन हमने क्या डिसाइड कर रखी है, कौन सा कंप्लीट हो गया, कौन सा नहीं हुआ, वो आपको आइडिया होना जरूरी है। फिर वर्ल्ड मैपिंग की बात करें तो देखो जहां जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो एरियाज तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। जैसे कि मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल दोनों कॉन्फ्लिक्ट में है, और मिडिल ईस्ट से सऊदी अरेबिया से कनेक्टेड आपका पर्शियन गल्फ वाला रीजन, और प्लस में रेड सी। तो रेड सी और पर्शियन गल्फ को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लोगे, एटलस खोलो और पड़ा हुआ उसको रिवाइज कर डालो वहीं की वहीं पे। फिर कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन में सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, जिनमें आप देख सकते हो सूडान हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो लेक विक्टोरिया की या ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका है, वहां के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनको भी हमें देखना जरूरी है। वैसे मैंने ये सारा कवर आपको मैपिंग में सीरीज में ऑलरेडी करा रखा है, अगर आप जाकर के एक्सटेंडेड इसी चैनल पे देखेंगे तो। फिर आ जाओ इंडिया पाकिस्तान का, मैंने बताया ऑपरेशन सिंदूर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं अगर पेपर 11 तारीख को तैयार हुआ है, मान लो, समझ रहे हैं आप बात को, 11 तारीख को तैयार हुआ है तो। क्योंकि उस टाइम पर कयास तो हम ये लगा रहे थे कि भाई पेपर पोस्टपोन्ड हो जाए, अभी बड़ी टेंशन वाली सिचुएशन चल रही है, पर वो 3-4 दिन का सारा माहौल बिगड़ा, और उसके बाद में इंडियन सिस्टम की बात करें तो मोर और लेस बैक ऑन द ट्रैक, राइट। तो ऐसे में थोड़ा सा हमें इन चीजों को हल्के में नहीं लेना है। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर जो हम पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं, सिमिलर मैनर में आप बांग्लादेश वाले एरिया में भी, क्योंकि वहां पर भी मोहम्मद यूनिस की सरकार ने किस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए हैं उनको हम हल्के में नहीं ले सकते, तो वहां की रीजन स्पेसिफिक लोकेशन हमें थोड़ी ध्यान होनी जरूरी है। रशिया यूक्रेन वाला ब्लैक सी अभी भी कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू है, तो ध्यान रख लें। और सेंट्रल और वेस्ट अटलांटिक जो कंट्रीज हैं जिनमें मैं पर्टिकुलर बात बोलूं तो सेंट्रल अमेरिकन और कैरेबियन कंट्रीज, ये मैपिंग आपकी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखना। इकोनॉमी की बात करें तो ये देखो बेसिक वाला ही है, इन्फ्लेशन कैसे ऊपर नीचे होती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं, क्या इन्फ्लेशन को टारगेट लेकर के काम करने का तरीका है आरबीआई का, एकदम सिंपल चीजें। बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपको आइडिया होना चाहिए, साथ ही साथ बजट और टैक्स, इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं जिनमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को कनेक्ट करते हुए भी आगे चलना है। जीएसटी के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, लेटेस्ट कुछ नई स्लैब डेवलप हुई है, कोई नए प्रोडक्ट्स को एड ऑन किया है, वो आपको ध्यान होना जरूरी है। अब आप यहां पर इन क्वेश्चंस को देखो मैपिंग बेसिस पे। ये जो नॉर्थ सी है, जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर इंपॉर्टेंट तो पीवाईक्यू देख सकते हो आप। यूएस और कनाडा के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए हैं उसके चलते इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो रिसेंट टाइम में हाईलाइट रही है वो ध्यान रखनी है, यहां से ये आइडियाज लगते हैं हमें, समझ गए। इसके अलावा कमिटीज के ऊपर मैंने बताया आपको, ठीक है। कमिटीज कौन सी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 1947 से पहले, 1947 के बाद की भी जो इंपॉर्टेंट हमारी बॉडीज हैं, परमानेंट कमिटीज हैं, उनके बारे में जरूर देख लेना है। जो स्टैंडिंग कमिटीज जिनको बोलते हैं उनके बारे में आपको जरूर देख लेना है। लॉज हैं नए, अभी लेटेस्ट कोई लॉ आया है जिसके आधार पर चेंजेस लाने की कोशिश की गई है, जैसे पिछली बार नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तो एग्जैक्टली अब की बार भी कुछ नए चेंजेस लाए गए हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो करंट वाला तो आपको थोड़ा सा देख के चलना है, ठीक। मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी आपको थोड़ा थोड़ा देखने की जरूरत है, ज्यादा भी नहीं। तो उन देशों के साथ जिनके साथ में हमारे रिलेशनशिप
हमारे पड़ोसी हैं जिनके साथ में रिलेशनशिप को हमारी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, या कुछ अप्स एंड डाउन्स रिसेंट टाइम में आए, वो थोड़ा देखने की जरूरत है। ये देख सकते हो कि कॉन्फ्लिक्टिंग या डिस्टर्ब्ड रीजन वर्ल्ड के और उनसे रिलेटेड कॉज। अब आप देख लो एरिया और कॉज, इनको मैच करवाने के लिए यस नो में आंसर पूछा है। तो कहने का मतलब एक ब्रॉडर एस्पेक्ट को लेकर के आपको पढ़ना है। बाकी अगेन मैं बता दूं क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, ये मैंने आपको एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि इनको हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।